नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 20 तारीख से बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत हो चुकी है। देखिए आपको मालूम है कि अब भी ऐसे कई सवाल हैं जो बिहार के लोगों को काफी परेशान कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आज भी ये समझ नहीं पाए हैं कि आखिर उन्हें फॉर्म निकालना कैसे है। फॉर्म अगर निकल गया तो फॉर्म भरना कैसे है, इस पर भी सस्पेंस अब भी बना हुआ है। तो आइए फिर इन तमाम सवालों के जवाब सीधा जानते हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद जी। वकील साहब, जमीन सर्वे के फॉर्म को लेकर कई सारे लोग हैं जो अब भी काफी परेशान हैं। देखिए हम आएंगे इस पर भी कि फॉर्म भरना कैसे है, लेकिन पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर फॉर्म मिलेगा कहाँ, फॉर्म निकालना कैसे है वकील साहब। सबसे पहले तो बता दें कि ये फॉर्म भरना, फॉर्म निकालना, इसमें वकालत और वकील का कोई काम नहीं है, ना किसी कानून का काम है। जी जी। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर में कोई भी लड़का जो हो या जो अपने भी करते हैं, थोड़ा कंप्यूटर का मतलब सब लोग जानता है, जी जी। वो भी कर सकते। क्योंकि आपने कई एक बार रिक्वेस्ट किया कि इस पर कुछ बता दीजिए, तो हमको भी वही करना पड़ा। जो हमारे ऑफिस में जो डाटा एंट्री जो लोग काम करते हैं उनको मैंने बुला के कहा कि कैसे कैसे होगा, देख के बता दो। इसमें कानून नहीं है, वकालत नहीं है, इसमें हाईकोर्ट के वकील की कोई जरूरत नहीं है। इस केस में कोई भी डाटा एंट्री ऑपरेटर कर सकता है। लेकिन चूंकि आपके लोगों को जरूरत है, हम लोग फैक्ट्स वाला जब कोई चीज भरते हैं हम भी उस डाटा को पढ़ते हैं, तो इसलिए उस बात को थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं जहां तक हमको जानकारी है। जहां जानकारी हमारी गौन हो जाएगी, लोग वहां के जो जानकार एक्सपर्ट लोग उनसे पूछ लें। फॉर्म मिलेगा कहाँ? देखिए फॉर्म तो अपना जो DLR जो मैंने साइट बताया था DLRS.bihar.gov.in के साइट ऊपर में ही जाएंगे तो डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा। अच्छा। डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जाएंगे तो फॉर्म 2 फॉर्म 3 आपको मिल जाएगा। सारा उसमें और भी फॉर्म में जो दावा आपत्ति आदि है वो सब फॉर्म भी है। तो ऑनलाइन हम लोग भर सकते हैं फॉर्म? दोनों दो बात आपने सवाल कर दिया। फॉर्म ऑनलाइन भरना दूसरा काम है, अच्छा। फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करना, ये मैंने हार्ड कॉपी की बात करी है आपके सामने। ये हार्ड कॉपी जो आपके कैमरा मैन दिखा देंगे समय पर स्क्रीन, चूंकि यहाँ हो सकता है फोटोग्राफ में ठीक से ना आवे तो वो दिखा देंगे समय पर। जो फॉर्म डाउनलोड ऐसे जो कैंप ऑफिस लग रही है हर एक अंचल में, वहाँ भी फॉर्म मुफ्त में उपलब्ध, मुफ्त में वहाँ पर फॉर्म मिल रहा है। अगर कोई पैसा वैसा ले रहा है तब आप मंत्री जी से मिलती हैं, वहाँ चर्चा करिएगा इसकी। हमारे हिसाब से मुफ्त में उपलब्ध है फॉर्म भी। ऐसे आप वहाँ कंप्यूटर में कहीं भी जाएंगे तो फॉर्म ऐसे भी मिल जाएगा आपको। तो ये फॉर्म आप वहाँ से डाउनलोड कर लें या कैंप ऑफिस में मिलता है वहाँ से ले लें। ठीक है। हमें जहाँ तक जानकारी है इसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं कैसे कैसे भरेंगे। जी जी जी। बहुत सारी बात जो इसमें टर्मिनोलॉजी जो यूज किया गया है, शब्द, ये सारा हम अपने वीडियो में कर चुके हैं। जो लोग सुने होंगे उनको सारा शब्द जो है जितना भी लिखा हुआ है रिकॉल हो जा रहा है, सारा दोबारा भी सुने तो सब जितने भी एक एक शब्द को मैंने तोड़ तोड़ के बताया है सब जगह। फिर भी मैं स्पष्ट बताता हूँ कि इस फॉर्म में कैसे। ऊपर लिखा मिलेगा प्रपत्र 2, प्रपत्र 2। हाँ, जिनका थोड़ा इंग्लिश एजुकेशन है उनके लिए फॉर्म 2। ठीक है जी। अब इसमें लिखा हुआ है देखें नियम 6 उपनियम 1, वो उनका जो अपना नियम है जिसके तहत सर्वेक्षण हो रही है उसका वो धारा लिखे हैं, और उपनियम मतलब नियमावली लिखे हैं, जिसको रूल भी कहते हैं। जी जी। उसके नीचे लिखा हुआ राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम मैंने आपको बताया था, मौजा को राजस्व ग्राम कहते हैं, आपके यहाँ मौजा लिखा हुआ। राजस्व ग्राम रेवेन्यू विलेज को कहते हैं, वो विलेज नहीं जो आपका गांव का नाम है। हर एक जगह मौजा का नाम होता है जो आपके किसी भी जमीन के और आपने ये बात कई बार मैंने कहा। तो पहला शब्द है राजस्व ग्राम। ठीक है। दूसरा शब्द है थाना नंबर। वो थाना नहीं जो पुलिस थाना है, अच्छा। वो थाना नहीं। थाना नंबर मतलब हर एक जमीन का कोई भी कागज होगा, रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट होगा या आपका जमाबंदी का पेपर होगा, कोई रिसीट होगा, वो थाना नंबर लिखा हुआ रहता है जमीन में। किस थाना नंबर का, थान का, जैसे थान से थाना हुआ, ये किस थान का ये थाना नंबर, किसका एक आदमी का एक प्लॉट है वो थाना नंबर वो अलॉट कर दिया जाता है। तो थाना नंबर जो लिखा हुआ है वो नंबर आप इसमें लिख देंगे। फिर लिखा हुआ है हल्का नंबर। अब हल्का नंबर मैंने बताया था
तो जो राजस्व के कर्मचारी होते हैं उनका हर एक ब्लॉक में एक ऑफिस होता है, उसका एक नंबर होता है, राजस्व कर्मचारी का नंबर, उसी को हल्का नंबर कहते हैं। उसी को हल्का नंबर हाँ, लेकिन हो सकता है बहुत लोग हल्का नंबर कहीं कागज में लिखा हुआ नहीं है, नहीं पता हो, ऐसे कैंप ऑफिस में बता दिया जाएगा, लेकिन नहीं भी पता हो तो कोई चिंता की बात नहीं, इसको आप खाली छोड़ दीजिए, भर देंगे लोग वहाँ वाले अपना। उसके बाद जो लगा हुआ है वो है पुलिस थाना, तो वो तो आपको जानकारी में होगी, जो पुलिस थाना तो पता होगा, वो भर दीजिए, अंचल का नाम भर, जिला का नाम भर दिए, बहुत सिंपल है। अब नीचे टेबल में आ जाइए, पहला कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम, उसमें लिखा हुआ रैयत का नाम। रैयत का नाम जो अभी जमीन के जो मालिक हैं, जिनके पास जमीन है, उनका नाम, रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम। अब उस जमीन के मालिक रैयत का नाम अगर है, मान लीजिए आपके पिता के नाम पर जमीन है, मैंने उस दिन कहा था शुरुआत करिएगा जहाँ जमाबंदी जहाँ से स्टार्ट होता है, जिनके नाम से जमाबंदी रसीद चल रही है, उनका नाम, और उनके मान लीजिए 4 पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो वो सबका नाम आप लिख दें, सबका नाम लिखना होगा, सबका नाम नीचे लिख दें, ये बना हुआ है। अगर आपको ये कम पड़ जाए तो अलग से पेपर लगा दीजिएगा इसमें साथ में लेकर के। तो सबका नाम लिखें, उनका अंश भी लिखें कि इनका कितना हिस्सा है। अच्छा। मान लीजिए कि एक जमीन रैयत है तो रैयत का और भी कई हिस्सा हो, बाकी वंशावली से भी स्पष्ट होगा। अगर कोई हिस्सेदारों का नाम है तो उनका भी हिस्सेदार अंश सब लिख दीजिए उसमें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों का सबके अंश अलग अलग होते हैं, अंश मतलब हिस्सा, उस सबों का नाम यहाँ पर लिख दें, और लास्ट में लिखें पिता का नाम, पिता का नाम आखिर में लिखना। हाँ, जो हिस्सेदार लोग का नाम आप लिखे रैयत का नाम, उनके पिता का नाम लिख दीजिए, ठीक है। उनका अस्थाई पता, अस्थाई पता का मतलब यहाँ पर यह है कि हो सकता है किसी गांव में आपका जमीन हो, ससुराल में जमीन हो, कहीं पर आपने जमीन खरीदी हो, लेकिन वहां रहते आप ना हो, तो आप पता वही दीजिएगा जहाँ कि आप रहते हैं। अच्छा। ये नहीं कि वहाँ का पता आप दे दीजिए, यानी कि आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर देना है। भरना है। जी, ठीक। अब है कि स्वामित्व धारित भूमि का ब्यौरा, जो भूमि आपके पास है उसका ब्यौरा दीजिए, डिटेल्स दीजिए, ठीक है जी। डिटेल्स में पहला चीज है खाता नंबर। अब खाता नंबर मैंने बताया था, खाता सबसे ही खतियान बना है, जो जिसमें खाताओं का अंकन रहता है उसको खतियान कहते हैं जी। तो खाता नंबर, हर एक खतियान का नंबर एक होता है, उसको खाता नंबर कहते हैं। खाता नंबर आपके हर जमीन कागज में लिखा हुआ होगा, वो खाता नंबर। खसरा नंबर कहते हैं प्लॉट नंबर को, तो प्लॉट नंबर जो आपका है वो भर दीजिए। रकबा मतलब एरिया, क्षेत्रफल। रकबा को कैसे भरिएगा, ऐसा नहीं कि हम अपने यहाँ चलता है बीघा, कट्ठा, क्या क्या वो सब है ना, कनमा, कन एकड़ तो ठीक है, तो कनमा उनमा पौवा हुआ भी लोग बोलते हैं, तो बहुत सारा चीज, वो सब शब्द नहीं लिखना है। तो रकबा में 3 ही शब्द है, हेक्टेयर, एकड़ और डिसमल। अच्छा, इसी में हेक्टेयर, एकड़ और डिसमल। 2.5 एकड़ का होता है 1 हेक्टेयर, और 1 एकड़ में लगभग 100 डिसमिल होता है। 1 डिसमिल 434 स्क्वायर फीट का होता है। ठीक है, तो इस सब लोगों को पता, आजकल गूगल में मिल जाएगा, वहां से आप कन्वर्ट कर लें उस चीज को। तो जमीन मान लीजिए कितना एकड़ है, कितना डिसमिल है, बहुत लोग का जमीन डिसमिल में ही होगा, डिसमिल ही लिखें। अब चौहद्दी, चौहद्दी जिसको अंग्रेजी में बाउंड्री कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। चौहद्दी में ध्यान को रखेंगे कि चौहद्दी में, आज के चौहद्दी में जो लोग हैं उनका नाम, पहले जो जमीन में कागज के पुराना कागज में लिखा होगा उसमें मरे हुए लोगों का नाम लिखा हुआ होगा, तो वो मत लिखिए। अच्छा। जो अभी जीवित हैं चौहद्दी में उनका नाम आप लिखिए, जहाँ तक उनका नाम लिखना है, उनका, तब ना पता करेंगे जो साइट पर। मृतक का नाम नहीं लिखना है जी, सर्वअक्षर जो मृत हो चुके, मृतक का नाम हम नहीं बोल, मृतक का नाम तो आगे आएगा, मृतक का नाम जो जमीन के ऊपर के मालिकों का नाम आएगा, लेकिन मृतक का नाम नहीं बोल रहे। हमने कहा जो मृत है उनका नाम चौहद्दी में ना लिखें, बिल्कुल। जो जीवित है उन्हीं का नाम चौहद्दी में लिखें। और जीवित में देखिएगा कि वो जीवित में जो लोग हैं, अब जैसे जगह बहुत छोटा बना हुआ है, तो इसमें आप क्या करिएगा, पश्चिम को पौख रख लीजिएगा, पूरब को पू लिख दीजिएगा, दक्षिण को द लिख दीजिएगा, उत्तर को ऊ लिख दीजिएगा, हल्का सा लिख के उनका नाम लिखिए, किनका नाम है, राम नरेश सिंह, शिव तिवारी सिंह। दाहिने तरफ मान लीजिए कोई करघा है, कोई पेन है, कहीं कब्रिस्तान है तो उसका नाम, कहीं रोड है तो लिखिएगा दाहिने तरफ सड़क है, पश्चिम तरफ सड़क है, वो से लिखिएगा। जमीन का किस्म, बिल्कुल, किस्म मतलब जमीन कैसा है, खेतीहर जमीन है, हाँ, धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, मक्के की खेती होती है। अच्छा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हाँ, लिखिए, मैंने कौन सा फसल है, दो फसल की जमीन है, कैसी फसल है वो लिखिए। पड़ती जमीन है, कुछ नहीं होता है, डी है, ऐसे उज्जर बंजर जमीन है तो वो भी आप लिख दीजिए कि पड़ती जमीन है, कुछ भी नहीं होता है यहाँ। जमीन का किस्म,
प्रकार, काइंड क्या है वो लिख दीजिए। वो लिखना होगा अब टैक्स जो जमीन पर आप दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो उसका अलग हिसाब मैंने बता चुके हैं पहले। टैक्स जमीन का जो दे रहे हैं उसमें शेष को छोड़कर, शेष होता है इसको उपशुल्क, शुल्क कहते हैं उसको, शुल्क अलग से आता है। हाँ। वो शुल्क जैसे एजुकेशन शुल्क, कौन कौन शुल्क, बहुत सारा शुल्क है उसमें, उसमें लिखा रहेगा शेष चार्ज। ठीक है जी। तो जो मेन टैक्स है उतना ही लिखिएगा, जो मुख्य टैक्स, उसके ऊपर जो शेष है उसको हटा दीजिएगा। तो जो लगान है वो लिख दीजिए। जमाबंदी संख्या, अब यहाँ पर फिर कंफ्यूजन होगा। अब जमाबंदी जो आ रहा है कंप्यूटर से आ रहा है, ठीक है जी। पहले हाथ वाला था, तो जो हाथ वाला था वहां तो जमाबंदी संख्या लिखा रहता था, अब नए वाले में लिखा हुआ नहीं रहता। अच्छा, नए वाले में नहीं लिखा, कंप्यूटर का नंबर लिखा रहता है। ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा कंप्यूटर नंबर। अच्छा, वहाँ पर आपको कंप्यूटर नंबर लिखना होगा। कंप्यूटर नंबर लिख देना। अच्छा जी। अब लिखता है भूमि पर दावा का आधार। कई एक बार हमने कहा कि जमीन आई आपको कहाँ से, यह दिखानी पड़ेगी जमीन कहाँ से आई आपको। यथा उत्तराधिकार आपको विरासत से मिली है, दान से मिली है, मैंने आपको सब बताया है पहले वीडियो में। दान से मिला है, कहीं से खरीदगी जमीन है, क्रय है, बंदोबस्ती मैंने बताया कि अलॉटमेंट कैसे कैसे लोगों को हुआ है, या अन्य। अब बंदोबस्ती का लाभ भी गिफ्ट है, या खानगी जमीन, जैसे बहुत लोगों के भाइयों में बंटवारा नहीं हुआ है, तो खानगी जमीन, ऐसे एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक सेक्शन 9 है, उसमें लिखा हुआ है ओरल ट्रांसफर, मतलब मौखिक ट्रांसफर जी। मौखिक ट्रांसफर में ही बहुत जमीन है अभी तक बिहार में, 50-60%। जी जी 50-60% जमीन है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम लंबा खींच देते हैं। 50-60% जमीन वही है जो मौखिक है, ये जमीन तुम ले लो, ये जमीन तुम ले लो। बहुत दिनों से उनके पिताजी भी जो बड़े बेटे को दे देना, इसको बहन को दे देना, इसको छोटी बहन को जी जी। अब वो इसे बाले में सब जमीन वो बंटवारा हो गया है, लोग 50-60 साल से जोतते भी आ रहे हैं, अब उनके बेटे पोते लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, मक्का पर फोड़ी कर रहे हैं, माथा लाठी चला रहे हैं, क्योंकि वो मौखिक बोला हुआ चीज का तो कोई सबूत मिल नहीं रहा है। बिल्कुल जी। जिनको जो मन हो उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो मौखिक जमीन 50-60% बिहार में है, लेकिन इसकी कोई बहुत कानूनी मान्यता नहीं है। लिखा हुआ है, ओरल ट्रांसफर भी होता है, फैमिली ओरल अरेंजमेंट भी होता है, पहले वो इससे ही होता था, पहले तो वचन से ही सब कुछ होता था। अब तो उसका वैल्यू थोड़ा खत्म हो गया है। तो उसके लिए 2-3 चीजें हैं जो बता देना यहाँ जरूरी है थोड़ा बीच में आपको। 2-3 चीजें, बहुत लोगों के भाइयों में जो बंटवारा हुआ है, तो बंटवारा जहाँ मौखिक है तो बता ही, एक तरीका है मौखिक का। दूसरा तरीका हो गया कि आपको कि एक आपस में सहमति पत्र बन गई कि हम लोगों ने सहमति आपस में बना ली है, और एक सहमति बना करके सब लोग साइन कर दीजिए, ठीक है जी जी। इनको वो जमीन मिली। उसका एक रास्ता बता देते हैं, उसमें आप चल जाइए, गांव में जो तहसीलदार हैं, जिसको पटवारी भी बहुत लोग कहते हैं, वहां पर चले जाइए, जो राजस्व कर्मचारी के पास, सीओ के पास चले जाइए, वहां पर कुछ खर्च लगेगा, 1000-1500 खर्च लगेगा, वहां पर उनको दे दीजिए। वो एक पत्र लेटर बना करके आपको उसमें से दे देंगे कि उनके भाई के नाम इतना इतना जमीन है, मोहर मार के दे देंगे, साइन इन करके, वो पक्का पेपर हो गया। केवल वहां करके आप मत छोड़ दीजिएगा, तो वो जो बंटवारा तो 1000-1500 में हो जाएगा। तीसरी तरीका उसी में है कि आप उस जो जमीन आपको मिला बंटवारा में, जाकर उसको रजिस्ट्री कराइए, तो रजिस्ट्री करेंगे 10% कॉस्ट लग जाएगा। अभी इस बिहार सरकार ने कुछ किया है उसमें, जैसा कि वो 100 रुपया का स्टाम्प दे करके और सब लोग अपना नाम दे करके रजिस्ट्री ऑफिस जाकर मोहर लगवा लिए, तो वो भी एक तरीका है, उससे भी आप कर ले सकते हैं। तीसरा तरीका है फैमिली एक रिजोल्यूशन बना लीजिए, आपस में पारिवारिक एक सेटलमेंट करके मेमोरेंडम बना लीजिए, और मेमोरेंडम बनाकर तरीके से कागज पर बना के किसी पढ़े लिखे आदमी बढ़िया ढंग से लिखवा लीजिए, और लिखवाने के बाद गांव में कोई मुखिया हैं, सरपंच हैं, प्रधान हैं, उनसे जाके साइन करा लीजिए। 2-4-5 तो गवाह अगल बगल मोहल्ला गांव के लोगों को साइन करवा लीजिए, और साइन करवाने के बाद जो साइन हो गया, तो इसकी मान्यता कोर्ट ने भी दे दी है। इसकी मान्यता कोर्ट ने दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का कोई मंजीत कौर या कोई कौर करके है, जो उसमें फैसला दिया गया कि पंचायत का कहीं अगर मोहर लगा हुआ है तो उसको मान्यता दे दीजिए। तो इसलिए कोर्ट में सब जगह मान्यता उसको मिली हुई। जो फैमिली रिजोल्यूशन में मेमोरेंडम बनता है, और मेमोरेंडम जो बंटवारा आप कर लेते हैं, और वहां जाकर के आप मुखिया से, प्रधान से भी साइन करा करके रख लेते हैं, 4-5 गवाह से, तो उसकी भी मान्यता है, जो कि बहुत जगह ऑल ओवर इंडिया ऐसे होता है। चौथा है, अगर ये सब कुछ ना कर पाए आप, एक बार आप सवाल आप किए भी थे, भाई में कोई बंटवारा कर ही नहीं रहा, बंटवारा झगड़ा हो गया, या कोई भाई मनमाना कर रहा है जहां तहां रह के, तो पार्टीशन सूट सिविल कोर्ट में जाइए। तो फिर सिविल कोर्ट जाइए, पार्टीशन सूट करिए, पार्टीशन सूट में कहिए कि हमें हिस्सा बांट कर दीजिए आप। और उसमें पहला काम पार्टीशन सूट में क्या है कि जाके इंजंक्शन लीजिए आप,
अगर इंजंक्शन आप नहीं लेंगे तो कोई भाई बैठ के जमीन बेचता रहेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल पार्टीशन शूट करिए और जाके जमीन वहाँ इंजंक्शन लीजिए, ताकि कोई जमीन इंजंक्शन लीजिए हाँ जाके उसमें स्टे ले हम्म लीजिए कि भाई हमारा कोई जमीन बेच ना दे। फिर कोर्ट आपको बंटवारा करके जमीन दे देगी, सारा रकबा बना के दीजिए कि इतना इतना जमीन हमारे पास है, ये रकबा है, खाता का नंबर है, ये हमारा पैतृक है, इसमें हम इतना भाई हैं, हमारा इतना हिस्सा होता है। कोर्ट बांट करके वो जमीन देगी बाकी लोग। तो चारों बंटवारा मैंने बता दिया। जमीन का उत्तराधिकार मैंने बता ही दिया, दान है, क्रय है, गिफ्ट है, बंदोबस्ती है, नीलामी है। नीलामी पहले जमाने में जमींदार लोग समय अंग्रेज समय में क्या होता था कि अगर जमीन का कर कोई नहीं दे पाता, जमीन नीलाम कर दिया, तो नीलाम में किसी को मिलता भी था, तो नीलाम से भी बहुत जमीन आया हुआ है। तो नीलामी हो गया। अब आ जाइए अभियुक्ति कॉलम पर, जो मैंने कही है कि बड़ा अभियुक्ति, उसको रिमार्क्स कॉलम कहते हैं। ये कॉलम नंबर है 11। कॉलम नंबर 11 में अभियुक्ति कॉलम में है कि उसमें अगर कोई जमीन में विवाद चल रहा है, कोई बात है, या कहीं जमीन आपकी रकबा कम आ रही है ज्यादा, तो ये सब इसमें लिख दीजिए अपना बंटवारा। मुझे देखेगा जिनका जमीन होगा, भाई हमारा जमीन तो है इतना जिसमें, लेकिन हाँ नापी में इतना ही आ रहा, तो वो लिख दिया करके रिमार्क्स में सब बात को लिख दीजिए। अब नीचे से स्पष्ट लिखा हुआ है सिंपल तरीके से, मैं घोषणा करती हूँ, ये मैं जो भर रहा हूँ सारा सही है, जो हर घोषणा पत्र में लिखा रहता है। इसकी 2 कॉपी बनाइएगा। इसकी एक नहीं 2 कॉपी बनाइएगा। एक फोटो कॉपी कर लीजिएगा उसका। अच्छा, ठीक है। और फोटो कॉपी जाके जहाँ कैंप ऑफिस गांव में लग रहा है, ये मैं हार्ड कॉपी में बता रहा हूँ, जो जहाँ गांव में जाइएगा, जहाँ कैंप ऑफिस लगा हुआ है, वहाँ जाइएगा, वहाँ जमा करिएगा, उसका मुहर लगवा करके रिसीविंग करा के लीजिएगा। ये आपके लिए काम, इसको रखिएगा पास में, ये आपके लिए काम की चीज होगी। ये एक फॉर्म मैंने दिखाया है। अगर एक फॉर्म में ना आवे, जो जमीन ज्यादा हो, थोड़ा छोटा बना हुआ है, हो सकता है बड़ा बना कैंप ऑफिस में जाता मिलता होगा, तो एक में ना हो तो 2, 3, 4, 5 जितना हो उतना परपत्र भर दीजिए। उतना परपत्र आप भर दीजिए। 2 कॉपी बनाइएगा। और ये है परपत्र 2, जिसमें लोगों को काफी समस्या आ रही थी वकील साहब जी, लगातार कमेंट में पूछ रहे थे कि परपत्र 2 भरना कैसे है। हाँ, परपत्र 2 का यही है। अब इसमें जो कागजात आपके पास उपलब्ध हैं, एक तो अपना आधार कार्ड की कॉपी लगा दीजिए, कोई फोन नंबर है तो फोन नंबर, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी, ये सब दे दीजिए उनके पास। जमीन के जो कागजात हैं, रसीद हैं, रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, वो सब का फोटो कॉपी, कोई ओरिजिनल नहीं देना है, सबकी फोटो कॉपी लगा करके इनको आप दे दीजिए। घर में किन्हीं का डेथ हो गया, वहां से प्रॉपर्टी आए तो मृत्यु प्रमाण पत्र दे दीजिए। तो इस ढंग के जो डॉक्यूमेंट सारे हैं, अगर कुछ कैंप ऑफिस में बताते हैं, वो लगा के इसमें डॉक्यूमेंट में साथ में लगा के दे दीजिए। ये हो गया परपत्र 2। तो हमको लगता है आपका समय परपत्र 2 में ही खत्म हो गया होगा। परपत्र 3 करना है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये जानना चाहेंगे कि परपत्र 3 में क्या है वकील साहब। परपत्र 3 वंशावली। परपत्र 3 वंशावली है। ठीक है। तो वंशावली है तो आपको इसमें लिखा हुआ है परपत्र 3 ब्रैकेट 1। वंशावली, वंशावली में भी इसमें ये जो निकला है, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका गाइडलाइन से निकला हुआ है। तो अधिनियम की धारा 5 ब्रैकेट 1, बिल्कुल जी, माने उपनियम, उसके जो अधिनियम को जो उपनियम है उसके अनुसार, तो उसके अनुसार वंशावली। वंशावली भी देखिए, वंशावली में भी कंफ्यूजन ये होती है कि वंशावली 2 होते, एक होता है वंश वृक्ष, एक होता है वंशावली, जिसको अंग्रेजी में जेनियोलॉजी कहते हैं और फैमिली ट्री भी कहते हैं। जेनियोलॉजी कहते हैं जो शुरू से आप शुरुआत किए, कहाँ से वंश आपका चला, स्टार्ट परवा शुरू करिए और अपने तक आइए, जहाँ तक आपका वंश है, आपका भी बाल बच्चा है तो वो भी नाम लिखिए। वो वंशावली हुआ। ठीक है। लेकिन यहाँ वंशावली नहीं लिखा। लेकिन एक होता है वंश वृक्ष, जिसको कहते हैं कि जहाँ से भी जमाबंदी है, जहाँ जिनके नाम जमाबंदी क्रिएट है, वहीं से स्टार्ट करिए। आपके पिताजी के नाम पर है, पिताजी से स्टार्ट करिए। पिताजी कितने बच्चे, ठीक है, कितनी पुत्री, ये सब का नाम बना कर दीजिए। फिर उनके कितने बच्चे जो अभी हैं, जो बाले, उनका नाम दे दीजिए सबका। तो वंशावली में ध्यान रखिएगा कि इसके साथ साथ एक डायग्राम भी आपको देना है। अच्छा, इसके साथ साथ एक डायग्राम चूंकि यहाँ बना के बता के समझना कि सिंपल हम बताते हैं, किसी का नाम करके एक लाइन खींच करके नीचे, फिर लाइन खींचिए, उनके कितने बच्चे, फिर कितने थे, इस बना करके। कोई आपको वहां पर थोड़ा भी समझदार आदमी होगा तो बना देगा कहीं जा करके। ये सब में बहुत कोई सी काबिल आदमी की जरूरत नहीं, साधारण व्यक्ति जो करते हैं वो सभी बना के आपको गाँव में कोई भी मैट्रिक पास आदमी सिंपल जमीन जाल जो काम करते हैं वो भी करके दे सकते हैं आपको। ये बहुत साधारण काम है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है ये सब।
तो ये बना के वंशावली आपको दे देंगे। वंशावली 100 घोषणा पत्र देना, कहीं साइन उन्ने का अगर आपके पास कहीं कराया हुआ पहले से किया हुआ है तो हाल का बना हुआ है तो दे दीजिएगा, लेकिन अप टू डेट होना चाहिए। तो वंशावली में ये ध्यान रखिएगा कि जमाबंदी जहाँ से हुआ है वहीं से स्टार्ट करिएगा, उसके पीछे नहीं जाने की जरूरत है। अब इसको कैसे, इसमें देखिए भरने के लिए कैसे टेबल हम शुरू करते हैं बनाना। ऊपर में लिखा हुआ है सेवा में शिविर प्रभारी, मतलब कैंप ऑफिस जो लगेगा उसके प्रभारी इंचार्ज सरकार के होंगे। शिविर प्रभारी अंचल और जिला, इनका नाम भर दीजिए। इसमें लिखा हुआ है स्वयं की वंशावली समर्पित करने की संबंध में, जो हमने कहा था अपना ही सेल्फ डिक्लेरेशन ही देना है, स्वयं की वंशावली समर्पित कर रहे हैं। उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं, पब्लिक में लिखा हुआ है हम लोग। अब मान लीजिए कि 4-5 भाई हैं एक साथ ही भर रहे हैं तो सब साइन करिएगा नीचे, तो उसमें हम लोग होगा। अकेले कोई आदमी भर रहे हैं सबका ब्यौरा दे, नहीं अकेले भी सबका ब्यौरा आप दे सकते हैं, तो आप मैं लिखिएगा। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं हम लोग के चक्कर में मत पे छोड़ भी दीजिएगा तो अपना हिसाब से लोग समझ लेगा। इसलिए सब बहुत चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं है हम लोग है। लेकिन अब टेक्निकली मैंने बता दिया, एक व्यक्ति भर रहा है तो मैं, कई एक लोग भर रहा है तो हम लोग। अब इसमें देखिए एक नंबर 1 है, रोमन 1 लगा, श्री और श्रीमती। श्री और श्रीमती जो नाम आपका है, नाम पुत्र मतलब किनके पिता का नाम यहाँ लिखना है। पुत्र है, अगर औरत है तो किसकी पत्नी है, पति का नाम। इस ढंग से नाम लिख चले जाएंगे, श्रीमान श्री श्रीमती लिख चले गए। पुत्री अगर है तो पुत्री में फिर पिता का नाम, अगर शादीशुदा पुत्री हैं तो पति का नाम दे देंगे यहाँ पर लिख करके। यहाँ 3 ही कॉलम बना हुआ है जो टेबल है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा नहीं सरकार ने कहा 3 ही बच्चे ज्यादा अच्छे, वो वाली बात नहीं है। अगर 7 बच्चे भी हैं तो 9 बच्चे भी हैं, 12-13 भी हैं तो सबका नाम आप लिखिए। अलग से पेज आप ले लीजिएगा इस ढंग का, आप लाए इस ढंग का पेज बनाकर, नहीं सादा पन्ना बना करके इस ढंग टेबल बना के दे दीजिए, सबका नाम पता बना के दे दीजिए, नाम और किसके पिता पुत्री सब बना करके नाम बना भर के दे दीजिए। नीचे आइएगा, नीचे लिखा हुआ है निवासी और ग्राम, तो निवासी ग्राम जहाँ का रहने वाले हैं वो बना के दे दीजिए। थाना, ये थाना वो थाना नहीं है, जमीन वाला थाना नहीं है, ये पुलिस थाना है। पुलिस स्टेशन, थाना, अंचल, जिला और जाति। जाति बिहार में बताने की जरूरत नहीं है, जाति को सही, हाँ जाति पर सरकार बन जाती है, तो जाति बताने की जरूरत यहाँ नहीं है, सबको जाति पता है। बहुत जाति के नाम बोलने से अपराध हो जाता है, तो जाति का नाम यहाँ भर दीजिएगा। भूमि जिसका विवरण आवेदन साथ संलग्न प्रपत्र 2, 11 मत पढ़ लीजिएगा इसको, ये प्रपत्र 2 है। अब देखिए यहाँ इन्होंने लिखा है प्रपत्र 2 वाला 2 लिखा है, और यहाँ रोमन का बड़ा 2 दे दिया, तो 2 को पढ़ने लगा 11 दावा आपत्ति पत्र। 11 जो फॉर्म है दावा आपत्ति, अगर कहीं सरकार में जाइएगा तो इस बात को आप बोलिएगा। तो आप कहीं 2 लिखते हैं और कहीं रोमन का 1-11 लग रहा है देखने में, लेकिन यह 2 कि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है स्वर्गीय। अब स्वर्गीय मतलब मान लीजिए कि यहाँ स्वर्गीय से स्टार्ट किया है, हो सकता है लेकिन स्वर्गीय नहीं भी हो सकते। मान लीजिए आपके इन लोगों के जितने भी लोगों के नाम आपने लिखे ऊपर, इनके जो पिता होंगे जहाँ से प्रॉपर्टी स्टार्ट की होगी, अगर वो जिंदा है तो स्वर्गीय काट दीजिएगा। फॉर्म में स्वर्गीय से स्टार्ट किया, ये मान लिया है कि जो आपके जो पिता है उनका जो जिनका जहाँ पर जमाबंदी उनका डेथ हो गया, देहावसान हो गया, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग जिंदा भी हैं। तो चूंकि फॉर्म बनाने वाले पता नहीं कैसे, लेकिन स्वर्गीय दोनों रखना चाहिए था। अगर स्वर्गीय है तो स्वर्गीय, नहीं है तो जिंदा का नाम स्वर्गीय काट दीजिएगा। नाम, अब उनके पिता का मत नाम, मतलब इन लोगों का जिसका नाम ऊपर आपने भरा है उनके बाबा का नाम, दादा का नाम, मैंने उनके जो इतने का नाम, उनके पिता तो 3 पुश्त हो गया, 3 जनरेशन हो गया, उनके पिता का नाम रखें। ग्राम रखिए राजस्व ग्राम मौजा, अंचल, जमाबंदी के क्रमांक संख्या, जमाबंदी क्रमांक संख्या मैंने उस पहले भी कहा कि अगर हो सकता है आपको कंप्यूटर की संख्या मिले तो वही भरिए, लिख दीजिएगा कंप्यूटर, ये भरिएगा। उसमें भरने के बाद खतियान में अंकित खाता, अब खतियान में जो आपको अंकित खाता है वो हाँ खतियान में अंकित जो खाता है वो भर दीजिए। खसरा लिखा है ना, क्रमांक संख्या, प्लॉट नंबर, खसरा संख्या, रकबा लिखिएगा वही एकड़ और डिसमिल और हेक्टेयर में। लगान शेष को छोड़ करके, लगान छोड़ करके यहाँ खतियान मैंने बता दिया। खतियान में आपको बताना पड़ेगा, खतियान से आया, खतियान में भी
सब जमीन खतियानी तो है नहीं, जमीन तो आपको बंटवारा से भी मिला होगा, जमीन कर्या से मिला होगा, जैसे मिला होगा वही लिख दीजिएगा। सब जमीन खतियान में अंकित खाता पर नहीं है, खतियान के हिसाब से लिख दीजिए, खतियान अब जैसे मिला है उसी हिसाब से, बहुत बंदोबस्ती है तो वही लिख दीजिएगा यहाँ पर। उत्तराधिकार बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है। अब बंटवारा कई उत्तराधिकार है, बंदोबस्ती है, इनको आपके बाबा पर बाबा आपका जमीन का नहीं बोल रहा है, पहले जमीन ये कैसे आपके पास आया है। उत्तराधिकार मतलब ऊपर से वंश से चलता आ रहा है, बंटवारा मतलब भाइयों में बंटवारा हुआ है। इसके अलावा भी जमीन मिलने के बहुत तरीके मैंने कुछ देर पहले आपको बताए हैं, वो तरीका भी अगर है तो इसमें 2 ही लिखा है, अब बाकी भी लिख दीजिएगा। हम लोग निम्न वंशावली वंश वृक्ष, अब यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया, ऊपर फॉर्म में लिखा है वंशावली, यहाँ दोनों शब्द लिखा है, वंशावली और वंश वृक्ष, मैंने दोनों का अंतर समझा दिया है आपको। निम्न वंशावली ऑब्लिक वंश वृक्ष से उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित किया हूँ। हित अर्जित किया हूँ मतलब राइट, कैसे आपको अधिकार मिला है, ये आप लिखिए कि वंश से मिला है, आपने खरीदा है, बंदोबस्ती किया है, नीलामी किया है, गिफ्ट में मिला है कि दान में मिला है, कैसे मिला है प्रॉपर्टी, यह लिखना जरूरी है, यह लिखिएगा। और मूल खतियान पंजी, मूल खतियान जो पंजी संख्या रजिस्टर संख्या है रजिस्टर 2 में, उसका नंबर यहाँ पर लिखिए जो आपके ग्रैंडफादर आदि का है। नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाए हैं, अब नीचे जो इसके पीछे जो फॉर्म टेबल बना हुआ है, हाँ नीचे वंश वृक्ष टेबल मतलब जो मैंने कहा डायग्राम, वो जो डायग्राम बनाए वो डायग्राम लगा दीजिए। ठीक है, डायग्राम लगाने के बाद मैंने उसमें कहा फॉर्म टू में बाकी डॉक्यूमेंट आप लगा ही रहे हैं, डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है कि मैं, हम लोगों, अगर बहुत लोग हैं तो, का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। ठीक है, नहीं कब्जा है तो लिख दीजिए जमीन पर कब्जा नहीं, लेकिन जमीन हमारा है, तथा भूमि स्वत्ववाद एवं विवाद से मुक्त है, मतलब कोई एक्विजिशन नहीं है और कोई भी विवाद नहीं है, विवाद है तो विवाद लिखना पड़ेगा। मैं, हम लोगों की वंशावली खतियान जमाबंदी पंजी के अनुसार निम्न रूपेण है, तो निम्न रूपेण है तो उसमें डिटेल से बना के दे दीजिए। अतः अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकार के आधार पर मेरे हम लोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया तैयार होने वाले अभिलेख, अभी देखिए खतियान को शुद्ध हिंदी में भू अभिलेख भी कहते हैं, अंग्रेजी में लैंड रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, यहाँ पर भी नया शब्द आया है भू अभिलेख, तो खतियान को ही भू अभिलेख कह रहे हैं वो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, कैसे भू अभिलेख में खाता खोलकर वही खतियान बनाने को, अभिलेख में खाता का ही जो पत्र है वही खतियान है, वही खतियान जी, जी, जिसमें खाता संख्या रहेगा। तो अभिलेख में हर खतियान का खाता संख्या होता है। अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरों को, मैंने प्लॉटों को उसमें प्रविष्ट करने की कृपा की, मैं उसमें अंकित करने की कृपा की जाएगा। अभी आवेदन आपके तो सरकार बना दिया है। अनुलग्नक, अनुलग्नक में क्या है, वंश वृक्ष, वंश वृक्ष वही फैमिली ट्री या वंशाव जेनेलॉजी देना चाहते हैं तो वो दीजिए। जैसे याचिका कर्ताओं हम लोग लिखा है ना, अगर बहुत लोग एक साथ भर रहे हैं तो 3 4 5 सबका हस्ताक्षर कर दीजिए, कोई आदमी बाहर अगर हैं तो ये कर दीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो हार्ड कॉपी कैंप में देने की स्थिति है। ठीक है, मैंने बार बार कहा कि ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन भी साइट पर बना हुआ है। अब साइट खोल कर दिखाना है संभव नहीं है, ये भी जो आप भरेंगे और कैंप में देंगे तो जो कर्मचारी हैं सबका ऑनलाइन फीडिंग करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल जी, सबका ऑनलाइन फीडिंग करेंगे, तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी कर सकते हैं जो बाहर है डायरेक्ट। लेकिन वकील साहब अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन इसमें डाल रहे हैं और गड़बड़ी हो जाती है, गलती हो जाती है तो क्या करना होगा? शुद्ध उसका परिमार्जन का है सिस्टम, परिमार्जन का आगे है कि परिमार्जन का कौन स्टेज में करना है, परिमार्जन का है आप कई 1 3 4 स्टेज मिला हुआ है, परिमार्जन पत्र भी एक दिया हुआ है, ये गलती हो जाएगी। परिमार्जन जिसको परिमार्जन हिंदी वो शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, शुद्धि पत्र समझिए, करेक्शन लेटर समझिए, उसको बना करके जमा कर दीजिए। चलिए एक आखिरी सवाल है वकील साहब, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि फॉर्म भरना कैसे है, लेकिन आखिरी सवाल ये है कि कई इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर मांगी गई है और खास के ये इन्फॉर्मेशंस मांगी गई हैं परपत्र 2 में, अगर उसमें से एक भी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं होगी फॉर्म भरते समय तो क्या करना होगा? क्या खाली छोड़ देना होगा? कुछ भी तो होगी, जो नहीं होगी नहीं लिख दीजिए कि हमारे को उपलब्ध नहीं, जैसे जमाबंदी घाटा तो नहीं ना हो जाएगा?
नहीं, जमीन उससे नहीं जाएगी। आपकी जमीन कब्जे में है, शांतिपूर्ण कब्जा है तो वो भी लिख दीजिए। किसी कारणवश जमीन का कोई विवाद चल रहा है या गैर मजरूबा खास वाला जो मैंने बताया था, बहुत लोगों का बेमतलब का विवाद चल रहा है, तो गैर मजरूबा खास वाला विवाद अगर है तो वो भी इसमें लिख दीजिए। कहीं आपने केस कर रखा है किसी कोर्ट में तो उसका भी विवरण आप यहाँ पर दे दीजिए। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वही भरिए और जो नहीं है उसकी चिंता जो कागज नहीं उपलब्ध है वो छोड़ दीजिए। जो कागज से जमाबंदी नहीं है, सब कुछ है, तो जाके जमाबंदी बनवा लीजिए या रसीद कटवा लीजिए, वो सब चीज करवा लीजिए। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। देखिए तफसील के साथ आराम से आप लोगों को बताया है कि आखिर फॉर्म कैसे भरना है और कहां पर क्या कुछ गलती हरगिज नहीं करनी है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।